और बड़े आश्चर्य की बात है, तुम दूध पी लेते हो भैंस का और कभी नहीं सोचते कि भैंस का दूध पी रहे हैं, कहीं भैंस ना हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन का छोटा बेटा एकदम भागा हुआ बैठक खाने में आया और बोला मम्मी मम्मी, और मोहल्ले की 10-5 स्त्रियां बैठी गपशप कर रही थी कि पप्पा ने अभी अभी मेरी आया की किस्सी ली और आया घबरा रही थी। तो बोले घबरा मत, मेरी मोटी भैंस तो बैठक खाने में बैठी। ये मोटी भैंस कहां है? छोटे बच्चों जैसी बातें हैं। छोटे बच्चे इस तरह की भ्रांतियों में पड़ जाएं तो पड़ सकते हैं। भैंस का दूध पीने से तुम भैंस नहीं हो जाओगे, मगर मूढ़ों की कोई गिनती नहीं। एक बड़े राजनेता मेरे मित्र थे, मेरे साथ एक बार सफर को गए, बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वो सिर्फ सफेद गाय का ही दूध पिए। गोभी खाओगे, खोपड़ी गोभी जैसी हो जाएगी। बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। करेला खा लिया कि आत्मा कड़वी हो गई। कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, जियोगे कि मरना है। मैं नहीं मान सकता कि बच्चे ने चमारन का दूध पीने से इंकार किया। बच्चे इतने मूढ़ नहीं होते। इतनी मूढ़ताएं तो बहुत बाद में आती। इतनी मूढ़ताओं के लिए तो काफी अनुभव चाहिए। बच्चे इतने बुद्धू नहीं होते। इतने बुद्धू होने के लिए तो काफी शिक्षा, संस्कार, सभ्यता। इतनी मूढ़ता के लिए तो काफी धार्मिक होना आवश्यक है। इसलिए कहानी तो बिल्कुल झूठ है। कहानी में कोई सार नहीं है, मगर कहानियां इस बात की खबर दे रही हैं कि भारत का मन कितना कलुषित हो गया है कि हम अपने श्रेष्ठतम लोगों को भी सीधा सीधा स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे हैं वैसा स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि रैदास भारत के आकाश में ध्रुव तारे की भांति। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाना कठिन नहीं, क्योंकि सारी सुविधा वहां है। राजपुत्र होकर बुद्ध हो जाना कठिन नहीं, क्योंकि सारी सुविधा वहां है। जनों के 24 तीर्थंकरी राजाओं के बेटे, सुविधाएं हैं, सुख है, वैभव है। और जब सुख हो, वैभव हो, तो सुख वैभव से मुक्त हो जाने में अड़चन नहीं होती, क्योंकि साफ दिखाई पड़ जाता है कि कुछ सार नहीं है। जिसके पास धन है उसे धन में असारता दिखाई पड़ जाती। अब बुद्ध को सारी सुंदर स्त्रियां उपलब्ध थी, इसलिए जल्दी ही स्त्रियों से ऊब गए। ऊब ही जाएंगे। जो चीज तुम्हारे पास है तुम उससे ऊब जाते हो, तुम भी जानते हो। तुम्हारे पास जो है उससे तुम ऊब जाते हो। तुम्हारे पास जो नहीं है उससे उबने के लिए बहुत प्रतिभा चाहिए, बहुत प्रतिभा चाहिए। तुम्हारे पास जो है उससे उबने के लिए तो कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं। धनी धन से उब जाता है, भोगी भोग से उब जाता है। जिसको संसार में सब तरह की सफलताएं मिलती हैं वो सफलताओं से उब जाता है। ये तो विफल आदमी है जो सफलता से नहीं उबता, उसे मिली ही नहीं तो कैसे उबे। ये तो निर्धन है जो धन में आशा टिकाए रखता है। ये तो अविवाहित है जो विवाहित होने का विचार करता है। विवाहित से तो पूछो, वो आत्महत्या के विचार कर रहा है।
चाहे मर ना सके, क्योंकि मरना भी कोई आसान काम नहीं। मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था, तो मेरे पड़ोस में एक बंगाली प्रोफेसर थे, भट्टाचार्य। मैं पहले ही दिन उस मकान में पहुंचा था। मुझे कुछ भट्टाचार्य के परिवार के रहस्य पता नहीं थे। दीवार पतली थी, आवाज यहां से वहां आती जाती थी। रात को 12 बजे उनकी पत्नी में झगड़ा हो गया। मेरी भी नींद खुल गई। कोई उपाय ही ना था, सुनना ही पड़े जो हो रहा था। बात जब बहुत बढ़ गई तो मैं भी थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि भट्टाचार्य ने अपना छत्ता उठा लिया और कहा कि मैं चला मरने, मैं जाकर ट्रेन के नीचे सो जाऊंगा। पत्नी ने कहा जा। तब तो मैंने कहा यह तो बड़ा मुश्किल है, अब ये मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। ये कहीं रात 12 बजे और ट्रेन ज्यादा दूर नहीं थी, कोई मुश्किल से 4-6 फरलांग का फासला था। ये पटरी पे जाके लेट जाए, मर जाए, अच्छा आदमी। और पत्नी को फिक्र नहीं होगा, जा। मुझे बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा अभी परिचय भी किसी ने उनसे नहीं करवाया है। लेकिन ये मौका कोई औपचारिकता का है। मैं दरवाजा खोल के बाहर आया, भट्टाचार्य एकदम तेजी में, मगर बंगाली तो बंगाली, मरते वक्त भी छाता अपने बगल में। छाता लेके एकदम निकल ही गए घर से। मैंने उनकी पत्नी को कहा क्षमा करो, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आपका पारिवारिक मामला है, पता नहीं आप लोगों के क्या खेल हैं, कैसा हिसाब है, मगर ये जरा बात ज्यादा हुई जा रही। मैं कुछ करूं, भट्टाचार्य को लौटा के लाऊं ना? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप नए मैं इन्हें 20 साल से जानती हूं, ये तो कई दफे जा चुके। अभी आप देखोगे थोड़ी देर में लौटाते। उसने कहा कि अब आपने पूछ ही लिया तो आपको कह दूं, एक दफा तो ये टिफिन लेके गए थे मरने। आपको छत्ता देख के हैरानी हो रही होगी। टिफिन लेके लेटे थे पटरी पे जाके। किसी किसान ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? पटरी पे भी ऐसे लेटे थे जिस पे शायद ही कभी गाड़ियां आती, सिर्फ मालगाड़ियां संटिंग करती। किसी किसान ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मरने आया हूं। तो उसने कहा मरने आया, वो तो मेरी समझ में आता, लेकिन टिफिन किस लिए? उन्होंने कहा कि इधर कोई गाड़ियों का भरोसा है इस देश में? कितनी लेट हो जाएं, क्या भूखे मरना है? और फिर जब गाड़ी बहुत देर तक नहीं आई तो अपना खा पी के टिफिन पिकनिक करके घर लौट आए। और हमारी बात ही हो रही थी कि भट्टाचार्य वापस आ गए। मैंने पूछा कि आप लौट आए? उन्होंने कहा कि देखते नहीं पानी गिरने लगा। आप तो छाता ले गए थे, वो छाता खराब है, पहले तो खुलता ही नहीं, और खुल जाए तो छेद ही छेद है। लोग मरने भी जाएं तो भी कहां, और मरे भी तो किस भरोसे पे कि मरने के बाद क्या होगा, हालत इससे बेहतर होगी कि खराब होगी, ये भी तो पक्का नहीं। फिर यहां जैसी भी है हालत, कम से कम अभ्यस्त तो हो गए हैं उसके, किसी तरह जिंदगी चली जा रही। विवाहित विवाह की सोचता है, विवाहित लोगों को देखता है तो सोचता है कितने आनंद में न जी रहे होंगे, दाम्पत्य का सुख भोग रहे। और दंपति भी ऐसा दिखाने की कोशिश तो कम से कम करते हैं जब सड़क पर निकलते हैं कि बड़े सुखी हैं। लेकिन कहां का दाम्पत्य का सुख? सुख इस जगत में मिलता कहां? सिर्फ दिखावे, झूठी मुस्कुराहटें, चिपकाए गई हुई, ऊपर से लगाए गए रंग है, जरा सी वर्षा हो जाए बह जाए। इस धोखाधड़ी से भरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं चीजों का धोखा बना रहता है जो तुम्हें नहीं मिली,
क्योंकि दूर के ढोल सुहावने मालूम पड़ते हैं। कहावत है ना कि पड़ोसी के बगीचे की घास ज्यादा हरी मालूम पड़ती, अपनी घास सूखी सूखी लगती, क्योंकि तुम्हें अपनी घास निकट से देखने का मौका मिलता है। पड़ोसी की घास तुम्हें दूर से दिखाई पड़ती।